नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव के किसानों की और साथ ही ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिसका उचित इस्तेमाल कर हमारे किसान खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें जानकारी देंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई के बारे में। उसके बाद मुलाकात करवाएंगे आपकी ऐसे किसान से जिन्होंने जैविक खेती को एक नए तरीके से किया और अन्य किसानों के लिए मिसाल साबित हुए। हमारा पशुधन में आज आपको बताएंगे आमतौर पर होने वाली पशुओं की बीमारियों के बारे में और कैसे करें इसका समाधान। मुलाकात होगी विशेषज्ञ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे शरदकालीन गन्ना की फसल के बारे में। जी हाँ, गन्ना की फसल हमारे किसानों के लिए और साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ऐसे में शरदकालीन फसल हमारे किसान इस वक्त ले सकते हैं। तो गन्ने की फसल के लिए और इसकी बुआई के लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जी हाँ, शरदकालीन गन्ने की बुआई से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं शरदकालीन गन्ने की फसल के बारे में। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा और पंजाब में भी गन्ने की अच्छी खासी पैदावार ली जाती है। गन्ने से चीनी के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे पेपर, इथेनॉल, अल्कोहल, सैनिटाइजर, बिजली उत्पादन, जैव उर्वरक के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि किसान नई विधियां अपनाकर गन्ने की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। मौजूदा समय शरदकालीन गन्ना की बुवाई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। किसान बेहतर उत्पादन लेने के लिए अक्टूबर से नवंबर माह में गन्ने की बुवाई का काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच होता है, जो पौध को जमने में सहायता करता है। गन्ना के लिए काली भारी मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनमें जल निकासी का गुण होता है। लागत कम करने और भरपूर मुनाफा कमाने के लिए किसान ट्रेंच विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये विधि, आइए समझते हैं। ट्रेंच विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। दो नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है। 2 टुकड़े के बीच करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इस विधि में 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। मेरठ के एक किसान विनोद सैनी इसी विधि से गन्ने की खेती करके लाभ ले रहे हैं और साथ ही 6 फसलें भी ले रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पे वैज्ञानिक विधि से गन्ने की खेती कर रहे हैं। उसमें टंच विधि से गन्ने हम बुआई करते हैं, पैडरो से भी गन्ने की बुआई करते हैं और साथ में जो है 6 फसल भी लेते हैं। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे बोर्ड मेंबर उत्तर प्रदेश शोध संस्थान शाहजहाँपुर का बनाया। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। और हाल ही में मैं लगभग 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर में एक विजिट के लिए गया था। तो वहाँ पर जो है नई नई वैरायटियाँ जो वैज्ञानिकों ने डेवलप की है और कैसे जो हमारे एरिए में 238 वैरायटी जो है रोगग्रस्त होकर किसान की पहुँच से दूर होती जा रही है, उसका कोई ऑप्शन संस्थान में है या नहीं है। तो वहाँ पर जो है करीब 3 वैरायटी मैंने देखी जो नई वैरायटी अर्ली वैरायटी में आ रही हैं। 14-201, 13-235 और आपका 15-023। तीनों वैरायटियाँ जो हैं 238 का ऑप्शन है। और मैं समझता हूं कि किसानों को अगर 238 वैरायटी जो है ख़त्म भी हो गई तो उनको गन्ने की नई प्रजाति लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा संस्थान काफ़ी मेहनत से जो है नई वैरायटियों पे शोध कर रहा है और किसानों के लिए हमेशा जो है तत्पर है। अगली फसल जो हम लेंगे ये रबी में जो लेते हैं, जो कि अक्टूबर सोन होती है, तो उसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से ट्रेंच विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो गन्ने का मुख्य केंद्र है, जहाँ पे कि गन्ने का उत्पादन हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। गन्ने की जो एरिया है
उसको 10% घटा दें, मतलब प्रोडक्टिविटी जो हमारी है, उत्पादकता जो है उसको 10% 20% बढ़ा लें, और बाकी जो 10% बच रहा है तो उसमें हम लोग दलहन तिलहन ले सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को 10 बीघे गन्ना लगाया है पिछली बार, तो इस बार वो 9 बीघे लगाए और 1 बीघे में दलहन ले ले, और उत्पादन की संस्तुत के आधार पर करें हम लोग, खाद की और वैरायटी की अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपना उत्पादन हम लोग 10 से 20-25% बढ़ा सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि अगर समय से हमने बुआई करी है और खाद संतुलित मात्रा में दिया है और रोग रोधी प्रजातियों का अगर प्रयोग हमने गन्ने में किया है तो निश्चित रूप से गन्ने में रोग नहीं आएगा। मुख्य रोग गन्ने का रेड राट है, उसके लिए कई सारी संस्तुत प्रजातियां मिलों के माध्यम से भी मिलती हैं, विश्वविद्यालय में भी इसकी रिकमेंडेशन है। तो हम लोग जो इस समय प्रचलित प्रजातियां हैं उनमें थोड़ा सिलेक्शन करके अच्छी प्रजातियों का प्रयोग कर लें तो निश्चित रूप से अगर समय से बुआई कर दिया है, उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग किया है तो गन्ने में रोग की संभावना घट जाएगी। साथ ही एक चीज़ और अगर ध्यान दे लें, गन्ने में जो पेड़ी हम बोते हैं उसको 3 आँख की बोएं, 4 आँख की कभी नहीं बोएं, क्योंकि 4 आँख की पेड़ी भी बोएंगे तो आपका जर्मिनेशन 2 ही आँख करता है सामान्य रूप से, और 3 आँख की पेड़ी बोएंगे तो भी 2 ही आँख जमती है। तो निश्चित रूप से गन्ने का बीज का भी आपको अंतर पड़ जाएगा अगर 4 आँख की बजाय 2 आँख से करें, और जर्मिनेशन भी बढ़ जाएगा जिससे कि आपकी उपज सीधे बढ़ेगी। इस तरह से इस विधि को अपनाकर किसान शरदकालीन गन्ने से अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और गन्ने के बीज में आने वाली लागत भी कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे गांव किसान के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे दुधारू पशु में होने वाली बीमारियों के बारे में और इनके इलाज के बारे में। जी हाँ, पशु में बीमारी से हमारे किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान हो सकता है। जहाँ एक तरफ पशुओं की उत्पादकता घट जाती है, वहीं कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है। तो आमतौर पर दुधारू पशु में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और कैसे इनके लक्षणों का ध्यान रखें, कैसे इनका इलाज करें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। पशुपालन को बढ़ावा देने और सुचारू रूप से इसमें इजाफा करने के लिए सरकार कई योजनाएं व कार्यक्रम चला रही है, जिनके तहत स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। ये अभियान सितंबर 2019 से शुरू किया गया, जो करीब 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ
5 वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत FMD के लिए गौ, पशु, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का 100% और ब्रुसेलोसिस के लिए 4 से 8 महीने की आयु की बोवाइन मादा बछियों का 100% टीकाकरण किया जाना है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी सारी योजनाएं लाई हैं। आप जानते ही होंगे, सबसे पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें FMD कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, हमारे NADCP जिसको हम कह रहे हैं, NADCP कंट्रोल प्रोग्राम चला। रोग उन्मूलन, राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हमने की और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 13,343 करोड़ रुपए का ये कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर में अभी तक क्या हो रहा था, 60-40 में ही पशुओं को रोकथाम हो रही थी रोगों की, यानी 60% भारत सरकार का पैसा था और 40% हमारी राज्य सरकार का पैसा था। इस योजना के अंतर्गत 100% ग्रांट इन एड हम राज्यों को दे रहे हैं, जिससे कि इस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सके। फुट एंड माउथ डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर में पशुओं की उत्पादकता में कमी हो जाती है, दूध के उत्पादन में कमी हो जाती है और बहुत सारे पशु एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो क्योंकि बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, वायरल की डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी पूरे देश से इसको खत्म करने के लिए, जैसे पोलियो नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, इसी तरह का अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें साल में 2 बार सभी पशुओं को टीकाकरण किया जा रहा है। तो हमारे देश में आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ 50.5 करोड़ पशु हैं। इसमें से गाय भैंसे हैं, साथ ही साथ सुअरों में भी ये बीमारी होती है और भेड़ बकरियों में भी बीमारी होती है। तो सभी पशुओं को इसके अंदर में कवर किया गया है और इसकी एक और खास बात है कि सभी पशुओं में इसमें टैग लगाया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम पहचान नहीं करते हैं पशु की, 12 डिजिट का ये टैग है, तब तक हम किसी भी कार्यक्रम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो पशुओं को पूरी तरह से चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनका पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उनको फिर हम वैक्सीन लगा रहे हैं कि टीका लगा रहे हैं, जिससे पशुओं के रोग में नियंत्रण हो और साथ ही साथ ये बीमारी हमारे देश से हम इसको खत्म कर पाएँ, इरेडिकेट कर पाएँ। इसके साथ ही एक ब्रुसेलोसिस बीमारी है। तो ब्रुसेलोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि पशुओं में इससे जो है गर्भ धारण नहीं कर पाते ठीक से पशु, उनका जो जेर है वो अड़ जाती है, निकलती नहीं है ठीक से, जेर साफ नहीं निकल पाती है, जिससे पशुओं को दूध देने की क्षमता में कमी आ जाती है और एबॉर्शन बहुत ज़्यादा हमारे पशुओं में हो जाते हैं। 7 से 8 महीने के बीच में एबॉर्शन हो जाता है, तो किसान को बड़ा नुकसान इस रोग से होता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु हमारा इसी में NADCP कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रुसेला कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि क्योंकि इसमें मादा पशुओं में वैक्सीनेट किया जाता है, तो 6 महीने तक 9 महीने तक के जो मादा पशु हैं उनमें उनको सब वैक्सीनेट किया जा रहा है ब्रुसेलोसिस के अगेंस्ट, जिससे कि इस बीमारी के ऊपर भी हम अपना नियंत्रण कर सकें और सभी पशुओं का चिन्हीकरण इस में किया जा रहा है। सरकार जिस तरह से पशुओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी तरह हर पशुपालक की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पर अपने पशु का टीकाकरण कराए और पशुधन हानि की आशंकाओं को कम करे। ये थे डॉक्टर त्यागी, जिनसे हमने जाना कि दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका खतरा बना रहता है और कैसे पशुओं को बचाएं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। तो आइए डालते हैं नजर इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को AC, DO, CC अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा
व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशु के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें गांव किसान के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। आज के समय में हमारे किसान अब समझ रहे हैं कि आज के दौर में हमारे किसान समझ रहे हैं कि रासायनिक खेती किस तरीके से उनकी मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक है। इसीलिए अब किसान जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा के ऐसे किसान से जिन्होंने रासायनिक खेती से तौबा कर लिया और साथ ही पूरी तरह से जैविक खेती के साथ वो जुड़ गए और इसमें भी उन्होंने नए तरीके को अपनाया। कैसे अन्य किसान भी इनसे सीख ले सकते हैं, आइए जानते हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे की चाह ने रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बढ़ी हैं कई बीमारियां। इन हालातों से सबक लेते हुए हरियाणा के खांडाखेरी गांव के किसान विक्रम सिंधु ने जैविक खेती की तरफ रुख किया। विक्रम ने न सिर्फ जैविक खेती को अपनाया बल्कि कई किसानों को अपने इस लक्ष्य से जोड़ा। उन्होंने इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रखा है जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही मुनाफे को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर भी कई अहम कार्य किए जाते हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत विक्रम सिंधु अपने वेतन का करीब 75% खेती में खर्च करते हैं। उनका खेती करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि किसानों में जैविक खेती के लिए जागरूकता लाना है, जिसकी वजह है एक हादसा। कई साल पहले विक्रम के ही गांव के कुछ लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसने उन्हें अंदर से आहत कर दिया। जब विक्रम को जानकारी मिली कि कैंसर की बीमारी के पीछे रासायनिक खाद है, तब उन्होंने रासायनिक मुक्त जैविक खेती करने का प्रण लिया। साथ ही लोगों को रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को समझाते हुए जैविक खेती के महत्व को समझाया। शुरुआत में इस अभियान में 3 किसान भी शामिल हो गए। विक्रम के सहयोगियों ने मिलकर करीब 12 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की शुरुआत की और इस तरह बाकी किसानों के सामने उदाहरण पेश किया कि किस तरह बिना रसायन के सिर्फ गोबर की खाद और गौमूत्र के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार ली जा सकती है। आज उनके इस कारवां में 2000 से अधिक किसान जुड़ गए हैं। साथ ही करीब 12,000 एकड़ भूमि में जैविक खेती की जाती है। जहर मुक्त खेती के लिए विक्रम ने किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और धीरे धीरे इस सफर में करीब 30,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए।
जिनके सहयोग से करीब 15,000 एकड़ में जैविक खेती की जा रही है। इसके अलावा किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसके लिए विक्रम ने मल्टीलेयर फार्मिंग के बारे में भी जानकारी देनी शुरू की। कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान जैविक खेती के साथ साथ मल्टीलेयर फार्मिंग को भी अपना रहे हैं। इस तकनीक में 1 एकड़ में कई तरह की फसलें लगाकर कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सेकंड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी नौकरी लग गई। मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की। अभी लगभग 14 साल नौकरी करते हुए हो गए। बचपन से ही जब मैं पढ़ता था तो जो मेरा स्कूल था उसमें RSS के प्रचारक रहते थे और उन्होंने बचपन से ही हमारे अंदर सामाजिक भावना ऐसी भर दी, भाई समाज है तो आप हो, आपसे समाज नहीं है, समाज से आप हो। तो वो भावना बचपन से भरी हुई थी, अभी तक काम कर रही है। हमने बचपन से पेड़ पौधे लगाए। मेरे को अच्छी तरह याद है 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे मैंने अपने साथियों के साथ मिलके लगाए, और लगाए ही नहीं बल्कि उनकी परवरिश भी अच्छी तरह की। सन 2012 मेरी नौकरी को लगभग 5 साल हो चुके थे। उस टाइम मेरे गांव में लगातार एक ही महीने के अंदर 5-6 कैंसर से मौतें होगी। तो दिमाग में कुछ आया, भाई ये गांव का माहौल है जहां दूर दूर तक बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहां एक ही महीने में 30 दिन के अंदर 5 मौतें, और वो भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से। तो उस बात को अंदर से झकझोर दिया। रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग करके किसानों ने खेती को घाटे का सौदा तो बना ही लिया, उसके साथ साथ समाज में अंधाधुंध बीमारियों का भी जन्म हो चुका था। तो उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था, भाई मेरी ज़िंदगी में अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो भी मेरे से बन सकेगा मैं किसान साथियों के लिए करूंगा। सन 2012 से डोर टू डोर किसानों के साथ बातचीत करना शुरू किया, और अभी तक 30,000 से ज़्यादा किसानों से फेस टू फेस मिलकर इस चीज़ की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रासायनिक खाद और दवाइयों से खेती कर रहे हैं किसान, इससे कैसे निजात दिलाई जाए। तो जहर मुक्त खेती अभियान नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की सन 2012 में ही। हमने पहले डोर टू डोर जाकर किसानों को जैविक खेती या जहर मुक्त खेती के प्रति समझाने की कोशिश की, खुद भी समझने की कोशिश की। हम यहाँ हर महीने किसानों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें हरियाणा से नहीं, पूरे भारत से नहीं, बल्कि भारत के बाहर से भी किसान साथी आकर ट्रेनिंग लेते हैं। और ये जो ट्रेनिंग हम करवाते हैं, इसमें आज तक हमने किसी किसान से कुछ भी खाने पीने का, लिटरेचर का, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया। मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये है, जो मैं 8,000 रुपये तो अपने परिवार को दे देता हूँ, और 32,000 रुपये मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर पिछले 8 साल से खर्च कर रहा हूँ। आप कम से कम 1 कनाल में, 2 कनाल में अपने परिवार के लिए तो जहर मुक्त अनाज पैदा कीजिए और अपने परिवार को बीमारियों से दूर रखिए। अगर उस 1 कनाल में, 2 कनाल में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो तो आप अपने पूरे खेत को ऑर्गेनिक करिए, पूरे खेत को जैविक करिए। तो धीरे धीरे ये कारवां ऐसे ही चलता गया। अभी हमारे साथी 12,000 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिन्होंने अपने पूरे खेत को, चाहे वो उनका 2 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 10 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 50 एकड़ का खेत हो, उन्होंने अपने पूरे खेत को जैविक कर दिया है। उसके अंदर वो ना ही तो कोई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, ना ही किसी रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं। इरादे नेक हो तो सफलता खुद आपके कदम चूमती है। विक्रम सिंधु ने जैविक खेती और मल्टीलेयर फार्मिंग करके एक नई मिसाल कायम की है। उनका ये कदम खेती के क्षेत्र में सराहनीय पहल है। तो ये थे हरियाणा के हमारे कामयाब किसान, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और उसमें भी एक नया तरीका अपनाया। साथ ही अन्य किसानों के लिए भी वो उदाहरण साबित हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके जीवन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देखें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।